बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज हम रूल्स ऑफ इन्फरेंस को देखने जा रहे हैं। रूल्स ऑफ इन्फरेंस क्या होते हैं और कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को देखते हैं। अ प्रूफ इन मैथमेटिक्स इज अ सेट ऑफ वैलिड आर्गूमेंट्स दैट इस्टेब्लिशेस द ट्रुथ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। ठीक है, यानी हम जो मैथमेटिकल प्रूफ्स देते हैं वो वैलिड आर्गूमेंट की बेस पे होते हैं और वो हमारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को ट्रू साबित करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने मैट्रिक की क्लास में 9th साइंस से अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ी हो या 10th आपने मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो हम आम तौर पे वहाँ पे मसले होते थे जिसको हम साबित करते होते थे। ठीक है, और सबूत हम किस तरह से देते थे, लेट इट जस्ट राइट हेयर सबूत। फिर उसके दो चीज़ें हम करते थे, बयानात और फिर उसके दलाइल। ठीक है, और फिर हम उसको वर्कआउट करते थे। और अगर आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है तो मैथमेटिकल प्रूफ हम कैसे देते हैं, स्टेटमेंट्स एंड देयर आर्गूमेंट्स। स्टेटमेंट बयान, आर्गूमेंट दलील। एन आर्गूमेंट इस्टेब्लिशेस द ट्रुथ ऑफ अ क्लेम। जब भी आप किसी क्लेम को साबित करने की कोशिश करते हैं तो आप उसकी दलील देते हैं कि ये दलील है मेरे पास, इस वजह से मेरा ये दावा सच्चा है। ठीक, अगर आपको कोई बंदा ये कहे आके कि जी मैं आपका टीचर हूँ, ठीक, तो टीचर होना आपकी क्लास का उसका दावा है, लेकिन उसको आर्गूमेंट देना पड़ेगा, उसको दलील देनी पड़ेगी। वो क्या होगी, वो वेरिफिकेशन होगी उसकी कि वाकई ही वो टीचर है, और वो वेरिफिकेशन आपके यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन आपको प्रोवाइड करेगी। तो हमारे पास दो चीज़ें हुई, एक स्टेटमेंट और फिर उस स्टेटमेंट को साबित करने के लिए उसके आर्गूमेंट। स्टेटमेंट क्या चीज़ है, अ प्रोपोजिशन हुज ट्रुथ वैल्यू इज एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ वैलिड आर्गूमेंट। कोई भी ऐसा दावा, ठीक, जिसकी सच्चाई को हम वैलिड आर्गूमेंट इस्तेमाल करते हुए, दलाइल इस्तेमाल करते हुए साबित कर सकें। और आर्गूमेंट क्या होगा, इट इज़ अ प्रोपोजिशन हुज ट्रुथ इज इस्टेब्लिश्ड। ये एक ऐसा प्रोपोजिशन होता है, एक ऐसा दावा होता है जो हमें पहले से ही पता होता है कि ये ट्रू है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि x प्लस वाई where x and y belong to set of natural numbers, so x plus y would be equal to, for example, z, and z is again, ठीक है, तो मेरा दावा ये है कि ये जो z प्रोड्यूस होगा, z is also a member of natural number। तो अब मैं इसको कैसे साबित करूंगा, इसके लिए मैं दलील दूंगा, और दलील ये है कि जब भी फॉर एग्जांपल मैं 1 लूँ प्लस 2 तो दैट बिकम्स 3, 3 इज आल्सो नेचुरल नंबर्स। 3 प्लस 4 ले लूँ तो ये मेरे पास 8 आ जाता है जो कि नेचुरल नंबर है, एंड सो ऑन। और इसके ऊपर मैं एक इंडक्शन का रूल लगा के, ठीक है, इसको साबित कर सकता हूँ, और उसके ऊपर इसी रूल को, इसको दलील समझते हुए मैं इस दावे को भी सच्चा प्रूव कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड प्रूफ बाय इंडक्शन। ठीक, तो हमें ओवरऑल वर्किंग समझ आ गई। ओवरऑल वर्किंग ये है कि जब भी हमने किसी चीज़ को मैथमेटिकली प्रूव करना होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम अपना दावा लिखते हैं, दावा लिखने के बाद स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट देने के बाद उसका आर्गूमेंट देते हैं। आर्गूमेंट पहले से प्रूव शुदा स्टेटमेंट होती है। अगर इस आर्गूमेंट के तहत हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो हम कहते हैं कि आवर मैथमेटिकल प्रूफ इज वैलिड। वैलिड आर्गूमेंट क्या होगा, एन आर्गूमेंट दैट लीड्स टू ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट्स। ठीक है, एक ऐसा आर्गूमेंट जो कि हमें स्टेटमेंट की ट्रुथ को साबित करने में मदद दे, दैट इज कॉल्ड अ वैलिड आर्गूमेंट। यहाँ पे देखें कि इफ P देन Q, P इंप्लाइज Q, कि अगर P होगा तो ही Q की वैल्यू हमारे पास आएगी। इसको हम साबित कर चुके एक स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q, तो उसके तहत हम ये बना लेते हैं इफ P देन Q। ठीक, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लैंग्वेज में करते हैं कि इफ P इज इक्वल टू ट्रू तो देन Q। अगर P ट्रू नहीं है तो Q के होने या ना होने का हमें कोई पता ही नहीं है उसका। सो दिस इज द आर्गूमेंट एंड वैलिड आर्गूमेंट, एंड दिस इज द स्टेटमेंट। बैकग्राउंड, a mathematical argument can be written as P implies Q।
आर, या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, इफ पी देन क्यू प्रीमाइज, पी इज प्रीमाइज इन आवर एग्जाम्पल, कंक्लूजन क्यू इज द कंक्लूजन, यानी ये चीज प्रीमाइज कहलाएगी और ये कंक्लूजन कहलाएगा। An argument is valid only if all premises that are true, conclusions are true। ठीक, यानी वो तमाम आर्गूमेंट्स ऐसे P implies Q टाइप के जितने भी आर्गूमेंट्स हम लगाएंगे, अगर P ट्रू हो तो Q ट्रू होगा। दिस इज कॉल्ड अ वैलिड आर्गूमेंट। रूल ऑफ इन्फेरेंस, these rules are used to deduce new statements from given statements। ठीक है, रूल ऑफ इन्फेरेंस इस्तेमाल करके हम नई स्टेटमेंट्स जनरेट करते हैं, कहाँ से? गिवन स्टेटमेंट से। और ये कोई नया काम नहीं है कि जो आपके लिए मुश्किल हो, ये काम आप पहले करते आए हैं अपनी मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर। मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, p ऑफ x दैट इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 ऑफ 3। तो आप अब ये देखें, कोई वैलिड आर्गूमेंट लगा रहे होंगे, ठीक, वो क्या है? x की वैल्यू चूंकि 3 है तो x की जगह पे हम 3 रख सकते हैं। देन हम अब देखें, इस पहली स्टेटमेंट से हमने ये दूसरी स्टेटमेंट प्रोड्यूस कर दी। अब इस दूसरी स्टेटमेंट से हम अगली स्टेटमेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो इससे हमने अगली स्टेटमेंट प्रोड्यूस कर दी। इससे हमने अगली स्टेटमेंट प्रोड्यूस कर दी। ये हमने इससे अगली स्टेटमेंट प्रोड्यूस कर दी। तो रूल ऑफ इन्फेरेंस को आप दोबारा देखें, दीज रूल्स आर यूज टू डिड्यूस न्यू स्टेटमेंट्स फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम हर लाइन से दूसरी लाइन पे आए, हर स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट प्रोड्यूस की, तो उसके बिहाइंड हमने कुछ ना कुछ रूल्स भी यूज़ किए होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक रूल है कि 3 स्क्वायर क्या होता है? 9। फिर अगला रूल है 9 5 मल्टीप्लाई 9 45। तो यूँ हम रूल यूज़ करते करते उसके फाइनल कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। रूल्स ऑफ इन्फेरेंस आर द टेम्पलेट्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वैलिड आर्गूमेंट्स। ठीक है, तो ये वैलिड आर्गूमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक टेम्पलेट का काम भी देते हैं। फैलेसीज, कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनकरेक्ट रीजनिंग दैट लीड टू इनवैलिड आर्गूमेंट। ठीक, कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनकरेक्ट रीजनिंग, कि हम अगर गलत रीजनिंग कर रहे हों तो उसमें जो हम एरर्स लेते हैं, एरर आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो इनवैलिड आर्गूमेंट बनाते हैं और उससे हमारी फैलेसीज जनरेट होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपसे पूछा जाए कि 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, इसका रिज़ल्ट क्या होगा? एक का जवाब होगा कि दैट वुड बी 16 और दूसरे का जवाब होगा 13। लेट्स से दैट, 2 जवाब आपके पास आते हैं। अब जो गलत आर्गूमेंट जिसने लगाया वो इनवैलिड आर्गूमेंट था और उसकी वजह से इनवैलिड रिजल्ट प्रोड्यूस हो गया। अगर आप वैलिड रिजल्ट आर्गूमेंट लगाते तो आपके पास वैलिड रिजल्ट प्रोड्यूस होता। यहाँ पे भी एग्जांपल दी हुई है, इनको देख लेते हैं। एग्जांपल, P इज इक्वल टू ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, Q जुबैर इज स्टूडेंट। P implies Q, जुबैर इज स्टूडेंट सो ही इज इंटेलिजेंट। तो ये हमारा वैलिड आर्गूमेंट है। ठीक है, P और Q हमने डिफाइन कर दिया, तो P और Q फिर हमने इनको आर्गूमेंट बना लिया कि चूंकि जुबैर स्टूडेंट है और तमाम स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? जुबैर इज इंटेलिजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट प्रोड्यूस होगी दैट वुड बी सम स्टेटमेंट Z, जो ये बताएगी कि जुबैर इज इंटेलिजेंट। ठीक, तो इस स्लाइड के ऊपर हमें ये समझ आ गया कि रूल ऑफ इन्फेरेंस क्या होते हैं, रूल्स ऑफ इन्फेरेंस, और फैलेसीज क्या है। व्हाट इज आर्गूमेंट? आर्गूमेंट क्या चीज़ है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ प्रॉपर प्रोपोजिशंस। ये प्रोपोजिशंस का एक पूरा सीरीज है। ऑल आर्गूमेंट्स आर नोन एज प्रीमाइजेस एक्सेप्ट द लास्ट वन। ठीक, लास्ट आर्गूमेंट नोन एज कैलकुलेशन। मसलन ये देखें, पिछली हम स्टेटमेंट की बात करें, पिछली एग्जांपल की। फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं पे लगाते हैं P इम्प्लाइज Q और फिर हमारे पास है Q इम्प्लाइज R और R इम्प्लाइज S।
यानी अगर P होगा तो Q होगा, अगर Q होगा तो R होगा, अगर R होगा तो S निकलेगा। तो दिस इज कॉल्ड द प्रीमाइज, दिस इज कॉल्ड द प्रीमाइज, दिस Q इज प्रीमाइज, R इज प्रीमाइज, दिस S, दिस ओनली S, दिस इज कंक्लूजन। ठीक, तो अगर हम इस पर्टिकुलर केस में देखें तो यहाँ पे हमारे पास है P implies Q and Q implies R. So R is the last argument. So this gives us that R is conclusion. तो हमें यह समझ आ गया कि अगर हमारे पास सीक्वेंस ऑफ प्रोपोजिशंस दिए हुए हों तो उसमें से कंक्लूजन को हम कैसे निकाल सकते हैं। What is valid argument? If the truth of all premises lead to a truth of conclusion, then the arguments या जितने भी argument हमने यूज़ किए होंगे वो सारे सारे क्या कहलाएंगे? valid arguments. Argument form: sequence of compound compositions involving propositional variables. तो वो तमाम sequence जो कि compound complex हो सकता है proposition का involving propositional variables, उसको हम क्या कहेंगे? argument form. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने अपनी एग्जाम्पल में देखा है P implies Q and Q implies R. अब ये कंपाउंड प्रोपोजिशंस हमारे पास मौजूद हैं और वेरिएबल्स के जरिए से रिप्रेजेंट किए गए हैं। सो दिस इज एन आर्गुमेंट फॉर्म। ठीक है, ये एक रूल बन जाएगा जो कि एज एन आर्गुमेंट हम यूज कर सकते हैं। वैलिड आर्गुमेंट फॉर्म: इफ द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स ऑफ ऑल प्रीमाइजेस लीड टू द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द कंक्लूजन। अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएं, ठीक है, और उस ट्रूथ टेबल के तहत हमारे पास R की वैल्यू ट्रू निकले तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे वैलिड आर्गुमेंट्स हैं, क्योंकि हम R की वैल्यू ट्रू ही लेना चाहते हैं। एग्जाम्पल: द आर्गुमेंट फॉर्म विद प्रीमाइजेस P1, P2 अप टू Pn एंड कंक्लूजन Q इज वैलिड व्हेन, कैसे? जब P1 एंड P2 एंड दिस चलते चलते Pn दे इम्प्लाई Q इज टोटोलॉजी। ठीक है, Q इज टोटोलॉजी, कि Q हमेशा ट्रू रहेगा अगर ये बात ट्रू हो। वैलिड आर्गुमेंट्स इन प्रोपोजिशनल लॉजिक: एग्जांपल: इफ यू हैव अ करंट पासवर्ड देन यू कैन लॉग इनटू द कंप्यूटर। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं पहले मैथमेटिकल फॉर्म में और फिर इसके ऊपर जो है आर्गुमेंट्स लगा के देखते हैं। लेट P यू हैव करेक्ट पासवर्ड, Q यू कैन लॉग इनटू द कंप्यूटर। इफ यू लुक एट टेबल P implies Q, ये P implies Q। ठीक, यहाँ पे हम ये टेबल बना रहे हैं। ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, यानी P ट्रू, P का मतलब क्या है कि यू हैव करेक्ट पासवर्ड बट यू कैन नॉट लॉग इन, तो ये आपके पास फॉल्स ही आएगा, P implies Q फॉल्स रहेगा। इन दो पर्टिकुलर केस को देखें कि अगर आपके पास पासवर्ड ही नहीं है तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके अगली कोई बात की जाए। तो अगली बात कुछ भी हो जाए हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास पासवर्ड ही नहीं है, आप लॉगिन हो जाए या ना हो सके, हमारी चूँकि ये कंडीशन ही नहीं थी लिहाजा उससे हमें कोई गर्ज नहीं, और इसका जवाब भी हम ट्रू में ही कंसीडर करते हैं। ठीक, इसकी हम पीछे एग्जांपल्स देख चुके। तो यहाँ देखें, अब हम इस चीज़ को लगाते हैं P implies Q एंड P Q, if P therefore Q। ठीक है, तो इसका जवाब क्या आएगा? Q। If P then Q, P आ गया तो Q भी आ जाएगा। ठीक है, P implies Q is रूल ऑफ इन्फरेंस। P आ गया तो Q को आना चाहिए और Q आएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। सो इफ P therefore Q, तो ये उसका प्रूफ है। बात वही है कि जो हम उर्दू में या इंग्लिश में लिख लेते हैं उसको हम मैथमेटिकली जब प्रेजेंट करते हैं तो थोड़ा सा हमें कम्प्लेक्स लगता है, लेकिन चीज़ें वही होती हैं। इफ वी लुक एट टेबल, इफ P implies Q एंड P आर ट्रू, Q इज आल्सो ट्रू। ठीक है, P implies Q और यहाँ पे ये एंड आप लगा लें एंड P, देन देयर इज Q, Q is also true. We can build a valid argument from this observation, which is P implies Q and P implies Q। ठीक है, यहाँ पे ये यू कर लें आप, P implies Q and P, P implies Q है, P होगा तो Q आएगा और P आ गया तो फिर Q भी आ जाएगा। If you have current password then you can log into a computer and you have current password. This leads
to the conclusion that you can log into the computer. तो यहाँ पे हमने वैलिड आर्गूमेंट को देख लिया कि किस तरह से हम लगा सकते हैं। अब आप गौर से देखें कि ये इस सारी इंग्लिश की स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द मैथमेटिक्स। वैलिड आर्गूमेंट एग्जांपल, P you have computer password, Q you can change your marks, ठीक है। ये P और Q हमने बना लिए। Two things needed to be true, क्या? P और Q and P, क्या जी P implies Q, ये तो रूल है कि अगर आपके पास P होगा तो फिर Q होगा, और P है, अगर P है तो फिर Q तो है ना, so this implies to Q. If anyone is false, the result will be false. Let P implies Q is false, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जी let इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, P implies Q false है, यानी अगर P है तो Q नहीं होगा, let's say that, और P है तो अल्टीमेटली क्या है आपके पास, Q नहीं होगा, क्योंकि ये false थी ना। और P implies Q, दूसरा केस ये है कि P है तो Q है, ये बात हमने कर ली, और P नहीं है, ये false है। P नहीं है तो Q तो फिर होगा ही नहीं, ठीक है, तो Q again false. So if anyone is false, the result will be false. तो हमारे इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो है दो हमारे दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक, एक ये और एक ये। सो दिस इम्प्लाइज Q। इन दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो Q फॉल्स हो जाएगा। रिजल्ट ऑफ P इम्प्लाइज Q एंड P विल बी फॉल्स इफ एनी वन ऑफ दीज इज फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं ये वही टेबल है जो पिछली स्लाइड में हमने देखा था। नॉट P इम्प्लाइज Q एंड P, तो नॉट Q होगा फिर, ठीक है, क्योंकि पहली चीज़ फॉल्स हो गई ना, दूसरी चीज़ ट्रू भी हो जाए तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। इन्फेरेंस रूल्स इन प्रोपोजिशनल लॉजिक, ये हमने देख लिए, ठीक है। इन्फेरेंस रूल्स इन प्रोपोजिशनल लॉजिक, उसकी लिस्ट जो है वो हम बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं जी। तो यहाँ हम रूल ऑफ इन्फेरेंसेस को देख रहे हैं, और इनके अंदर ये जो रूल्स हमारे पास है, ये तकरीबन 8 रूल्स हैं हमारे पास, तो इनको हम गौर से देख लेते हैं। रूल ऑफ इन्फेरेंस, टोटोलॉजी और उसका नाम। P इम्प्लाइज Q, यानी अगर आपके पास P आ जाए और हमें पता है कि P है, और कोई हमें बता दे कि अगर P होगा तो फिर Q भी होगा, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि हमारे पास Q होगा, ठीक है। इस रूल को हम टोटोलॉजी की फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं, P एंड P इम्प्लाइज Q। इसको हम कहते हैं दिस इज मोडस पोनेंस रूल। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा रूल है वो ये है कि नॉट Q, यानी हमें किसी ने बता दिया कि Q हमारे पास नहीं है, ठीक, P और ये हमें पता है कि Q हमारे पास नहीं है, और फिर किसी ने रूल बता दिया कि P इम्प्लाइज Q एक रूल है कि P होगा तो Q होगा, जबकि हमें पता है कि Q नहीं है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे इस तरह से, नॉट Q एंड P इम्प्लाइज Q, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ से P भी नहीं है, क्योंकि Q नहीं है तो P भी नहीं है। इसको हम कहते हैं मोडस टोलेंस। सिमिलरली हमारे पास एक और है रूल है कि P इम्प्लाइज Q है, और दूसरा रूल आ गया कि Q इम्प्लाइज R। तो यहाँ से हम एक नया रूल बना सकते हैं, नई स्टेटमेंट बना सकते हैं, वो ये है कि P इम्प्लाइज R, यानी ये दो रूल अगर मौजूद हों तो फिर हम ये रूल बना सकते हैं। इसको हम यूँ लिखेंगे, इट इज़ कॉल्ड हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। अगला रूल है हमारे पास P R Q, ठीक, और P नहीं है तो Q तो होगा ना, क्योंकि हम P R Q है, या P या Q, ठीक। सो P R Q एंड नॉट P, ये फॉल्स भी हो जाए तो ये तो ट्रू है ना,
ठीक है, तो वी गेट Q. दिस इज कॉल्ड डिसजंक्टिव सिलोजिज्म. देन वी हैव P implies PRQ, कि अगर हमारे पास P हो तो पॉसिबल है कि हमारे पास आउटपुट में P आ जाए या Q के ऊपर तो कोई कंडीशन ही नहीं है, तो Q का होना या ना होना हमारे किसी कंडीशन के तहत नहीं है. सो P implies PRQ, इसको हम कहते हैं एडिशन. देन वी हैव P एंड Q. अगर P और Q हो तो आउटपुट क्या है हमारे पास, P आ गया. ठीक है, implies P एंड Q. अगर ये ट्रू है स्टेटमेंट तो फिर P भी ट्रू होगी. सिंपल सी बात है, P ट्रू है एंड Q. अगर ये होल स्टेटमेंट उसी सूरत में ट्रू होगी जब ये दोनों ट्रू हो, तो मतलब P ट्रू है. P एंड Q implies P. दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन. P हमारे पास ट्रू है, Q हमारे पास ट्रू है, तो P एंड Q बन जाएगा उससे. क्योंकि दोनों ट्रू हैं तो हम इसको यूं लिख सकते हैं. दिस इज कॉल्ड कंजंक्शन. P आर Q, P और Q ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास. ठीक है, और नॉट P और R ये भी ट्रू है. तो ऊपर वाली में P मौजूद है और नीचे वाले में P मौजूद नहीं है या नॉट P है, तो वी हैव Q और R. क्योंकि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ये Q और R ये ट्रू हो जाएगी. सो वी गेट दिस. इट इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन. तो ये 8 रूल हमें पता होने चाहिए लॉजिक के, रूल ऑफ इन्फेरेंस के, कि कौन कौन से हैं. मोडस पोनेंस, मोडस टॉलेंस, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, डिसजंक्टिव सिलोजिज्म, एडिशन, सिंप्लीफिकेशन, कंजंक्शन एंड रेजोल्यूशन. इसको हम अपने लॉजिक में या AI बेस्ड एप्लीकेशन जो हम बनाते हैं उसमें इनको हम लगाते रहेंगे. ठीक है, तो ये बार बार हमारे साथ इस्तेमाल होने हैं, इसलिए इनको एक दफ़ा आप अच्छी तरह से पढ़ लें और याद कर लें. यूजिंग रूल ऑफ इन्फेरेंस टू बिल्ड आर्गूमेंट्स. हम रूल ऑफ इन्फेरेंस यूज़ कर सकते हैं अपने पूरे आर्गूमेंट्स को बिल्ड करने के लिए. कैसे? व्हेन देयर आर मैनी प्रीमाइसेस, several rules of inferences are often needed to show that an argument is valid. Example, हम एग्जाम्पल को देखते हैं और फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं. शो दैट द प्रीमाइज क्या है, इट इज़ नॉट सनी दिस आफ्टरनून एंड इट इज़ कोल्डर देन यस्टरडे. ये एक हमारे पास है. ठीक, इसी तरह से वी विल गो स्विमिंग ओनली इफ इट इज़ सनी. If we do not go swimming, then we will take a canoe trip, and if we take a canoe trip, then we will be home by sunset. This leads to conclusion that we will be home by sunset. अब इस पूरे केस को जरा गौर से देखते हैं. ठीक, लेट P हमारे पास एक प्रोपोजिशन है, इट इज़ सनी दिस आफ्टरनून. ठीक है, इट इज़ यहाँ तो नॉट है ना, लेकिन हम इसको कहते हैं कि इट इज़ सनी दिस आफ्टरनून. And it is colder than yesterday. Q, it is colder than yesterday. फिर we will go swimming only if it is sunny. R, we will go swimming. S, we will take canoe trip. We do not go swimming, then we will take a canoe trip. क्योंकि ये वाली चीज़ आ चुकी, ठीक है, we go swimming, इसलिए उसको हम नहीं डालेंगे, इस proposition को ले लेंगे. And if we take a canoe trip को हम we take a canoe trip, S, then we will be home by sunset, led to this conclusion. अब इसको ज़रा हम गौर से देखते हैं कि किस तरह से इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर वहाँ से हम अपने प्रेमिसेस को वर्कआउट करते हैं. इट इज़ सनी, दैट इज़ P. इट इज़ नॉट सनी, ठीक है, नॉट P दिस आफ्टरनून, एंड इट इज़ कोल्डर दैन यस्टरडे. इट इज़ कोल्डर दैन यस्टरडे एंड Q. तो ये दो प्रोपोजिशंस हमने यूज़ कर लिए, नॉट P एंड Q. अगली क्या चीज़ है, वी विल गो स्विमिंग. R, we will go swimming. This is R. Only if implies it is sunny. So it is sunny P. R implies P. If we do not go swimming, not R, we will go swimming R, so not R. If we do not go swimming, then we
will take a cantrip implies cantrip S. और finally if we take a cantrip किसे है? S से. S implies then we will be home by sunset, that is given by T. तो ये चार हमारे एक्सप्रेशंस बने हैं. पहला एक्सप्रेशन, दूसरा, तीसरा और चौथा. और अब हम इनकी रीजनिंग करके इसको वर्कआउट करते हैं. नॉट P implies नॉट P एंड Q, ये पहले वाला यहाँ पे आ गया, दैट इज आवर प्रीमाइज. इसकी सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें, ठीक है, तो दैट नॉट P. याद करें कि हमने पिछली स्लाइड पे इसको किया था, दोबारा से इसको देख लेते हैं. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का हमारे पास कौन सा था? ये वाला था. ठीक, नॉट P, देखिए क्या है हमारे पास, नॉट P एंड Q. P नहीं है, ठीक है, नॉट P एंड Q तो P आ जाएगा. अगर यहाँ नॉट P होता तो जवाब में भी नॉट P ही आ जाता, जो हमने यहाँ पे ले लिया. हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का रूल क्या था? वो ये था कि P एंड Q गिव्स P. इसको अगर हम यूं करके लिखें, नॉट P एंड Q, अगर ये सारे चीज़ ट्रू हो तो इसका मतलब है कि नॉट P है. तो उस सिंप्लीफिकेशन को यूज़ करके हमने इससे ये स्टेटमेंट डिराइव कर ली. अगली स्टेटमेंट है R implies P. R implies P प्रीमाइज है. ठीक है, तो R implies P, यहाँ मोडस टॉलरेंस हमने यूज़ किया यूजिंग 2 and 3, तो नॉट R आ गया. वो कौन सा है? मोडस टॉलरेंस ये है. R implies नॉट P. फिर गौर से देखें, हमारे पास ये दो चीज़ें बन रही हैं, नॉट P एंड R implies P. So we have नॉट P एंड R implies P. ये आ गया, तो ये किसके बराबर आता है? नॉट P के बराबर, यानी इसके कंक्लूजन के बराबर, इसके प्रीमाइज के बराबर आता है, नॉट P के बराबर. तो इसको यूज़ करते हुए पेपर पे आपने ये सॉल्व करके देखना है. इस चीज़ को ध्यान में रखें, ये देखें. ठीक है, नॉट Q, P implies Q. तो बिल्कुल वैसे ही हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ये बनती है कि नॉट P और R implies P. तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आता है नॉट R. ठीक है, इसको फिर से देखें, नॉट Q, P implies Q. नॉट Q ट्रू है, यानी Q नहीं है, और P implies Q भी ट्रू है कि P है. ठीक है, और Q है. तो जवाब क्या था हमारे पास? नॉट P के P नॉट होगा, क्योंकि ये हमें पता चल गया कि Q नॉट है. ठीक, तो नॉट P, तो वी गेट हेयर नॉट R. तो ये आ गया. अगला हमारे पास कौन सा है? नॉट R गिवन S. तो अब हम इन दो को मिलाएं अगर, ठीक है, यहाँ से हमने ये जनरेट कर लिया, नॉट R implies S. ठीक, तो दिस ये हमारा प्रीमाइज हो गया, ये दोनों चीज़ें मिलके. और इनका जो है रिजल्ट है मोडस पोनेंट यूजिंग 4 and 5. आप खुद इसको ट्राई करके देखिए, तो हमारे पास S आएगा. और फिर S के साथ अगली इस स्टेटमेंट को हमने लगाया, S implies T. इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं, यहाँ से हमने सिंप्लीफाई करके ये निकाला, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आता है? T. कि अगर S है, S ट्रू है और S implies T है, तो S ट्रू है तो T भी आ जाएगा. तो जवाब हमारा क्या निकला है? T. दैट इज वी विल बी होम बाय सबसेट. तो आपको यहाँ पे अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से हम इन रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस को AI में लगा के मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. रेजोल्यूशन. Computer programs have been developed to automate the task of reasoning and proving theorems. Many of these programs make use of a rule inference known as resolution. This rule of inference is based on tautology. ठीक है, ये tautology है, यानी अगर आप इसका टेबल बनाएंगे तो जवाब हमेशा जो फाइनल कॉलम का होगा वो 1 ही आएगा. इसकी एग्जांपल एक हम आगे चल के देखते भी हैं. एग्जांपल, यूज रेजोल्यूशन टू शो दैट हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या है? Jasmine is skying or it is not snowing, and it is snowing or
Bart is playing hockey. Imply that Jasmine is skiing or Bart is playing hockey. हम इसको कैसे वर्कआउट करेंगे, देखें सबसे पहले हम P डिफाइन करते हैं. जैस्मिन इज स्काइंग, इसको हम कहते हैं ये P है. R इट इज़ नॉट स्नोइंग, इसको हम कहते हैं Q. इट इज़ स्नोइंग, जैस्मिन इज स्काइंग, चलो हम U कर लेते हैं, ठीक है, जो जैसे यहाँ दिया हुआ है, तो हम इसको Q कह देते हैं, इसको हम P कह देते हैं. और एंड इट इज़ स्नोइंग, ये आ गया हमारा. बार्ट इज प्लेइंग हॉकी, बार्ट इज प्लेइंग हॉकी को हम क्या कह देते हैं, R. तो जैस्मिन इज स्काइंग और इट इज स्नोइंग, Q R P, ठीक है, ये हमारे पास एक आ गया, ठीक. और इट इज नॉट स्नोइंग, नॉट स्नोइंग ये P, सो दिस वुड बी नॉट P, ठीक है, इसको U लिखा गया है ये वाला. एंड दूसरा क्या है, इट इज स्नोइंग, इट इज स्नोइंग का क्या है P, और Bart is playing R, Bart is playing hockey, P implies P और R. तो ये हमारा दूसरा आ गया respectively. Using resolution, the proposition Q implies R, Jasmine is skiing और Bart is playing hockey. अब resolution क्या है हमारे पास, दोबारा से देखते हैं. ये हमारे पास resolution है, ठीक, कि P implies Q and not P implies R आ जाए तो ये Q और R आ जाता है. P और not P जो है उसमें से निकल जाएगा, Q और R बच जाएगा. तो अब आप यहाँ पे देखें कि P नॉट P और P निकल जाएगा, Q और R बच जाएगा, तो Q और R हमारे पास ये आ जाएगा, Q और R. Q क्या है हमारे पास, ठीक है, Q जैस्मिन इज स्काइंग और R क्या है, बार्ट इज प्लेइंग हॉकी. तो ये हमारे पास उसका रिजल्ट्स निकल के आ गया. ओके, नेक्स्ट फैलेसीज. टाटोलॉजी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. टाटोलॉजी इज अ फार्मूला और असर्शन दैट इज ट्रू इन एवरी पॉसिबल इंटरप्रिटेशन, कि जो भी इंटरप्रिटेशन उसको दे दें वो ट्रू ही रहेगा. इसकी एग्जांपल हम आगे देखते हैं. फैलेसीज आर कॉमन एरर्स इन रीजनिंग दैट विल अंडरमाइन द लॉजिक ऑफ योर आर्गूमेंट. वो एरर्स जो आप अपने आर्गूमेंट्स देते हुए परफॉर्म करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, फैलेसीज. अगर कोई एरर नहीं है तो फिर तो ज़बरदस्त, अदरवाइज अगर एरर आ गया तो फिर आप फैलेसी की तरफ चलेंगे. सेवरल कॉमन फैलेसीज अराइज इन इनकरेक्ट आर्गूमेंट्स. मिसाल के तौर पे दीज फैलेसीज रिजेंबल रूल ऑफ इन्फरेंस. ऐसे लगता है कि आप रूल ऑफ इन्फरेंस ही लगा रहे हो, लेकिन वो कॉन्टीजेंसीज पे बेस करते हैं टोटोलॉजी की बजाय, यानी एरर या कमी कोताही की तरफ चले जाते हैं. द प्रोपोजिशन P implies Q and Q implies P is not a tautology. This is interesting. ठीक है, अच्छा, because it is false when P is false and Q is true. This type of incorrect reasoning is called the fallacy of affirming. मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे let P implies Q और ये हम P ये बना देते हैं, ठीक है जी. P that is true, 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 false, false, true, false, false. ये हमारा आ गया. P implies Q क्या होगा, this will be true, this will be false, this will be true, this will be true. और P क्या है हमारे पास, implies P, ठीक है. तो P क्या है, that is true, true, false और false. ये वाला कॉलम मैंने इधर कॉपी कर लिया. अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो है बाकी सारा कुछ ठीक है, सिर्फ सिवाय इस लाइन के. यहाँ पे P implies Q false है जबकि P true है, और यही हम यहाँ कह रहे हैं because it is false क्या, when P is false and Q is true. ठीक है, यहाँ पे इस कंडीशन को देख लें, ठीक, जब P false हो जाए और Q true हो जाए तो वो false में मूव कर जाता है. P false Q true हो जाए, हमारा P implies Q तो true हो जाता है, लेकिन P false की तरफ मूव कर जाता है. तो ये हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आ गई जिसकी वजह से हमारे पास ये सारे का सारा कॉलम जो है वो ट्रू नहीं रहा, और ये आखिरी वाला कॉलम भी ट्रू नहीं, ये वाला कॉलम ये भी ट्रू नहीं रहा. तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आ गया. दैट्स वाई इट इज़ अ फैलेसी. इसकी एग्जांपल एक और आगे भी आ रही है. दिस टाइप ऑफ इनकरेक्ट रीजनिंग इज कॉल्ड द फैलेसी ऑफ अफर्मिंग द
कंक्लूजन। अब ये देखें, यहाँ पे हम टोटोलॉजी की बात करते हैं। टोटोलॉजी का देखें, हमने कहा था तमाम केसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन में उसको ट्रू रहना चाहिए। तो फर्स्ट केस ऑफ इंटरप्रिटेशन इट इज़ ट्रू, हियर ट्रू, ट्रू, एवरीवेयर इट इज़ ट्रू, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ टाउटोलॉजी। तो इस टेबल को ज़रा आप वर्कआउट करके देख लें। फैलेसी एग्जाम्पल, इन द फॉलोइंग आर्गूमेंट इज द फॉलोइंग आर्गूमेंट वैलिड। हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो आर्गूमेंट हम दे रहे हैं क्या ये वैलिड है कि नहीं है। इफ़ यू डू एवरी प्रॉब्लम इन दिस बुक देन यू विल लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, ये एक हमारे पास है और आपने मैथमेटिक्स लर्न कर ली है। देयरफॉर यू डिड एवरी प्रॉब्लम इन दिस बुक। अब इसको हम अपने टेबल की सूरत में लिखते हैं। P एंड Q, P है हमारे पास यू डिड एवरी प्रॉब्लम इन दिस बुक, एंड Q यू लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक, तो इसके तमाम पॉसिबल कम्बिनेशंस हमने बनाए। और A हमारे पास है P implies Q इफ P क्या है, यू डिड एवरी प्रॉब्लम ऑफ दिस बुक, Q आपने लर्न कर लिया। और B क्या हमारे पास, नॉट P। ठीक है, नॉट P क्या चीज़ है, अच्छा यहाँ पे देखें B हम ले रहे हैं नॉट P को। ठीक, दैट इज F एंड T। जब हम A एंड B निकालते हैं, ठीक, P implies Q, ठीक, तो उस केस में हमारे पास ये F आता है, ये ट्रू आता है, दो जगह F आता है, दो जगह ट्रू आता है। सो इट बिकम्स अ फैलेसी। ये टेबल के ज़रिए से हमें समझ आ गया। और अगर हम इसको वैसे देखने की कोशिश करें, ठीक है, यहाँ से देन दिस आर्गूमेंट इज ऑफ द फॉर्म P implies Q एंड Q। ठीक है, देन P। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनकरेक्ट आर्गूमेंट यूजिंग द फैलेसी ऑफ अफर्मिंग द कंक्लूजन because it is possible that you may have learned your mathematics using other means as well। ठीक है, इसको अगर आप ये ना करें और इसको यूँ पुट कर लें, ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो उस केस में भी जो जवाब आता है वो आता है ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो सारे केसेस में ये ट्रू नहीं आता, ये टाउटोलॉजी नहीं है। दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज इट। अगर हम कहीं पे ये आर्गूमेंट यूज करेंगे अपनी बात को साबित करने के लिए, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास एरर होगा, कॉन्टीजेंसी होगी और हम फैलेसी की तरफ मूव कर जाएंगे। इस स्लाइड के ऊपर आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि हम जब कोई आर्गूमेंट यूज कर रहे हो तो आर्गूमेंट उसी को यूज करें जो वैलिड हो, और वैलिड आर्गूमेंट जो है वो टाउटोलॉजी ही होता है। ठीक, हर केस में वो ट्रू होगा। ठीक, या तो हम केस स्पेसिफाई कर दें फिर तो हम दूसरा आर्गूमेंट यूज कर सकते हैं, वरना जनरल केसेस के लिए हमें टाउटोलॉजी वाला आर्गूमेंट यूज करना पड़ेगा जो कि पिछले केस में दिखाया गया है। अब ये वाला अगर हम रूल यूज करना चाहें जो कि P implies Q एंड Q राइट implies P, तो ये इनवैलिड आर्गूमेंट होगा क्योंकि ये तमाम केसेस में ट्रू नहीं है। रूल ऑफ इन्फ्रेंस एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन और यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। A rule of inference is used to conclude that PC is true where C is a particular member of the domain given the premise for all x P of x। यानी for all x P of x is true, तो फिर कोई particular P of C भी true ही होगा। ठीक है, दूसरे लफ्जों में let, ठीक है, हम ये कहते हैं कि let x जो है ना स्टूडेंट्स हैं, तो तमाम स्टूडेंट्स के लिए ऑल स्टूडेंट्स गॉट 3+ CGPA। ठीक है, अब अगर हमें ये बताया गया हो कि ये ऐसी कोई कंडीशन मौजूद है तो हम किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट लेट दैट इज़ नासिर, उसके लिए बता सकते हैं कि उसने भी 3 से ऊपर GPA लिया होगा। अगर हमें पता हो कि फॉर ऑल x P of x इज़ ट्रू, तो वो किसी पर्टिकुलर P of C के लिए भी
ट्रू ही होगा। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन। उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास दूसरी एक चीज़ है जो हम कहते हैं यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। अ रूल ऑफ इन्फरेंस दैट स्टेट्स, ऐसा रूल ऑफ इन्फरेंस जो ये कहे दैट फॉर ऑल एक्स पी एफ एक्स इज ट्रू गिवन दैट प्रीमाइज दैट पी सी इज ट्रू, कि अगर कोई हमारे पास पी सी ट्रू है, ठीक है, एक स्टेटमेंट को लें और उसके लिए ये ट्रू है, तो फिर हम उसके लिए साबित कर सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स, ठीक, सी का मतलब ये है कि बारी बारी हम हर स्टूडेंट को लें, उसको टेस्ट करें, और अगर तमाम स्टूडेंट्स, ठीक, वो उनका CGPA ज़्यादा हो 3 से तमाम स्टूडेंट्स का, ठीक, तो फिर हम इसको यूँ लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स पी एफ एक्स, ठीक, यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। Existential instantiation, the rule that allows us to conclude that there is an element C in the domain for which PFC is true if we know that there exists some X PFX is true। अगर कोई हमें ये बता दे कि जी कोई एक X है जो कि PFX में ट्रू है, यानी कोई एक स्टूडेंट है, कोई ऐसा एक स्टूडेंट है जिसने 3 से ऊपर CGPA लिया है, ठीक है, CGPA 3 से उसको ज़्यादा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि PFC फॉर सम एलिमेंट इज ट्रू। यानी देखें हो क्या रहा है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन हो रही है ना, देयर एग्जिस्ट सम एक्स जिसका के CGPA 3 से बड़ा है, तो फिर हम पर्टिकुलर कहेंगे कि PC या PC, यानी P और C वो स्टूडेंट डाल देंगे यहाँ पे फॉर सम एलिमेंट C, तो उसके लिए ये PC ट्रू हो जाएगा। इसी तरह से एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन is the rule of inference that is used to conclude that there exists X PFX is true when a particular element C in PC is known to be true। यानी अगर हमें पता हो कि कोई एक स्टूडेंट 3 से ऊपर CGPA ले गया है, तो हम कह सकते हैं there exists X such that P of X, कि एक कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने, तमाम स्टूडेंट में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने 3 से ऊपर CGPA ले लिए। तो ये 4 रूल हमारे पास हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप जहन में रख लें। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप कि आज की डिस्कशन आपको समझ आ गई होगी, और आपका अब जिम्मेदारी ये है कि इस चैप्टर के एंड के ऊपर जो एक्सरसाइजेज दी हुई हैं उन एक्सरसाइजेज को आपने करने की कोशिश करनी है। दैट्स